नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। और खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन का आखिर भविष्य क्या है। आज ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने सभी दलों का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जो कि लाजमी था, जिसके बाद एक नए गठबंधन यानी कि इंडिया की कवायद शुरू होती है। जोर शोर से 28 बड़े दल एनडीए को हराने की बात कहने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सार्वजनिक मंचों से इंडिया गठबंधन जो है वो जीत की ताल ठोकने लगा। लेकिन समय बदला और हालात भी बदल गए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही इंडिया गठबंधन में रार भी खुलकर सामने आने लगी है। वही बाबरी विध्वंस की बरसी के दिन यानी कि 6 दिसंबर को कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन दलों की बैठक बुलाई थी। तारीख भी सामने आ गई थी, लेकिन अब वही बैठक को टाल दिया गया है। इस बैठक को टालने के पीछे की वजह क्या है, ये बेहद ही बड़ी कहानी और बेहद ही बड़ा सवाल है। लेकिन जब हर एक दलों से पूछा गया कि इंडिया गठबंधन की बैठक 6 दिसंबर को होनी है, तो साफ तौर पर ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से एक बयान आता है कि इस बैठक के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई अपडेट ही नहीं है। जब अपडेट नहीं है तो फिर आखिर हम इस बैठक में क्यों जाएंगे। वही नीतीश कुमार की जो तबीयत है वो भी कुछ दिनों से नासाज चल रही है, लेकिन उनकी तबीयत क्यों खराब है, उन्हें क्या बीमारी है, किस बीमारी से वो ग्रसित है, इसकी भी कोई अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में जब कांग्रेस की तरफ से इस बैठक को बुलाया गया तो जो तमाम दल है वो यही कहते हुए नजर आए कि ज्यादातर दलों को इस बैठक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब से कुछ महीनों पहले तक जो दल आपस में एकजुट होकर कह रहे थे कि हम एकजुट होकर एनडीए को हराने का काम करेंगे, अब उन्हीं दलों के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है। आगे कोई बैठक नहीं हो रही है, रणनीति पर काम नहीं हो रहा है और सीट शेयरिंग पर तो फिर बात बहुत दूर की है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का आखिर भविष्य क्या है? क्या 2024 से पहले ये गठबंधन यूं ही बरकरार रह पाएगा या फिर इसका हश्र भी साल 2019 के जैसा होगा, जैसे कि साल 2019 के चुनाव के दौरान एक तस्वीर देखने को मिली थी। तो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी एकजुटता का जिस तरह का प्रयास अब तक दिख रहा है, ठीक उसी तरह की कोशिश एक बार 2019 में की गई थी, जिसका हमने अभी जिक्र किया। तब नीतीश कुमार की ही तरह सीएम रहे चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी एकता की अगुवाई शुरू की थी और चुनाव आते आते जो ये विपक्षी एकता की कवायद 2019 में शुरू की गई थी वो भी पूरी तरीके से बिखर गई थी। चंद्रबाबू तब से हाशिए पर पड़े हुए हैं। अब तो वो एनडीए के साथ आने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन अब कुछ वैसे ही तस्वीर एक बार फिर से रिपीट होती हुई नजर आ रही है। कहते हैं कि इतिहास खुद को कभी कभी दोहरा देता है। कुछ ऐसा ही अभी अगर हम मौजूदा दृश्य पर गौर करें तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है देश की राजनीति में। 2019 में यही कवायद की गई थी, लेकिन तब नीतीश की ही तरह चंद्रबाबू नायडू ने ये कवायद की थी। लेकिन 2019 में भी चुनाव से पहले पहले ये जो एकता है वो पूरी तरीके से तितर बितर हो गई थी। इस बार भी कवायद की गई है, लेकिन इस बार भविष्य क्या होगा? सवाल दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि कल यानी कि 6 तारीख को कांग्रेस की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है, उस बैठक को टाल दिया गया है और ज्यादातर दलों का ये कहना है कि इस बैठक को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अब लाजमी है गठबंधन रार तो दिखाना नहीं चाहेगा, क्योंकि एनडीए की तरफ एक बेहद ही मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन ने खुद को प्रेजेंट किया था। ऐसे में आगे इंडिया गठबंधन का क्या होगा, सीट शेयरिंग पर बात क्या बनेगी, आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा होगी। और साथ ही एक सवाल और अहम है कि अब 3 बैठक हो चुकी है, जो चौथी बैठक है इंडिया गठबंधन की, ये कब होगी, इसकी तारीख कब तय होगी, ये सवाल बहुत बड़ा है जिस पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ आरिफ हबीब नेता सपा जुड़ चुके हैं, संतोष सिंह नेता बीजेपी जुड़ चुके हैं और वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता भी मलिक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले की जाएगी आरिफ हबीब साहब से। आरिफ हबीब जी, एकता की कवायद लगातार देखने को मिल रही थी, लगातार ये बोला जा रहा था कि एनडीए के खिलाफ हम बेहद ही मजबूती के साथ खड़े होंगे, लेकिन अब इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? आरिफ जी, सभी को आपके चैनल के माध्यम से अभिवादन करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन जो बना था इसमें भारत के प्रमुख दल हैं अलग अलग क्षेत्रों से और सब बहुत ही गंभीर नेता है भारत के। तो
ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य नहीं है। आरिफ जी, अभी आपने कहा इंडिया गठबंधन बना था, फिर आप उसको भविष्य कह रहे हैं, तो था या भविष्य भी सोच रहे हैं? देखिए, शब्दों को मत पकड़िए, भावनाओं पे जाइए। अरे बिल्कुल बिल्कुल आरिफ जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपकी भावनाओं पे जाते हैं। मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन में कहीं से कोई टूट नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अगली रणनीति लोकसभा 2024 को लेकर के होगी और सब साथ आएंगे और बैठेंगे, क्योंकि देखिए, बात गठबंधन दलों के साथ आने की केवल नहीं है। बात यहाँ ये है कि मणिपुर जैसी घटना ना हो, पहलवान बेटियों जैसी घटना ना हो, रोजगार के अवसर मिले, नफरत का बाजार बंद हो, मोहब्बत की दुकान चले, तो संविधान को बचाया जाए, न्याय को लागू किया जाए। ये सारी चीजें हैं और यही लगभग इंडिया गठबंधन के सभी दलों की समान विचारधारा वाले दल हैं। सबकी मांग यही है कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो लोकतंत्र है, जो आज खतरे में है, उसको बचाने के लिए सब एक साथ आए। और निश्चित रूप से बड़ी मजबूती से इंडिया गठबंधन अग्रिम बैठक करेगा, उसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी और उसमें आरिफ जी, सूचना मिली थी कि बाबरी विध्वंस की बरसी के दिन, जी एक मिनट हबीब साहब, सूचना मिली थी कि कल बैठक होनी है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, दिन आगे बढ़ता गया, वैसे ही अब ये भी खबर आ चुकी है कि बैठक को टाल दिया गया है। तो बैठक की खबर तो आई थी, लेकिन जो आप ही के सहयोगी दल है ममता बनर्जी की पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि उन्हें इस बैठक के बारे में तो नॉलेज ही नहीं थी। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी परिस्थितियां हैं, आगे एक दिन, 2 दिन, 4 दिन आपस में डिस्कस करके बैठक रखी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि बैठक नहीं रखी जाएगी। अब हमारे सहयोगी दल हैं, वो नीतीश कुमार जी बीमार हैं, ममता जी को सूचना नहीं थी, जैसा कि आपके माध्यम से मैं जान रहा हूँ, मुझे तो नहीं जानकारी है इस बात की। लेकिन गठबंधन दल के लोग आपस में डिस्कस करेंगे और अगली बैठक रखेंगे और बहुत जल्दी एक बड़ी अच्छी रणनीति बनेगी। ठीक है, यानी कि आगामी कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक देखने को मिल सकती है। मलिक जावेद अंसारी साहब, आपकी तरफ से तो कल दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी, जिसको लेके ममता बनर्जी के साथ ही कई दलों का ये कहना है कि आपने बैठक तो बुला ली, लेकिन हमको तो बताया ही नहीं। किस एकता की फिर बात करते हैं आप? गठबंधन, इंडिया गठबंधन एक है, वो एकजुट है, न डरे हैं, न झुके हैं और आगे भी लड़ेंगे और 2024 की तैयारी में हम जुट गए हैं। और दूसरा, इंडिया गठबंधन की बहुत चर्चा होती है, तो इस बात की बहुत खुशी है। और वहीं भाजपा का गठबंधन पंजाब में अकाली दल से टूट चुका है और तमिलनाडु में AIADMK से गठबंधन टूट चुका है, उसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों का जो गठबंधन है उसकी चर्चा हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें खुशी है कि मीडिया भी इसकी चिंता करता है कि हमारे गठबंधन में क्या हो रहा है। हमारा गठबंधन जल्दी ही पूरा देश जानना चाहेगा भाई। आप समझिए, जनता को 5 साल बाद मौका मिलता है तो वो तो जानना चाहेंगे ना कि एकता कहाँ है और रार कहाँ आ रही है। तो हमें तो वही फोकस करना ही है, हम तो जनता को खबरें पहुंचाएंगे। मलिक साहब, हम एक हैं, एकजुट हैं और बहुत अच्छे से चुनाव लड़ने वाले हैं। उसकी रणनीति तैयार होगी, किस तरीके से लड़ेगा, कौन कहां लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, सब चीजें तैयार होंगी। और डेट में तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता कि डेट अगर पोस्टपोन्ड होती है, कई बार आगे होती है, पीछे होती है। लेकिन मलिक साहब, अभी करंटली इंडिया गठबंधन का स्टेटस क्या है, जरा ये क्लियर करिए। स्टेटस ये है कि हम एकजुट हैं और बहुत बढ़िया तरीके से 2024 के लिए तैयारी में हैं और ये शिकस्त होने वाली है 2024 में मोदी सरकार की। मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको। 2024 में मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीते थे और 3 राज्य वो हारे थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और वहीं उल्टा रिपीट हो रहा है कि इस बार वो जीत गए, अब 24 में ये हारेंगे। बिल्कुल ठीक है। संतोष सिंह जी, लगातार ये कहा जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा कि जिस तरीके से आप विधानसभा चुनाव को लेकर जीत पर खुशी मना रहे हैं, लेकिन 2024 आपके लिए आसान नहीं है, आप हारने वाले हैं। लगता है क्या, डर लग रहा है क्या इंडिया गठबंधन से आप लोगों को, जैसा कि लगातार कहा जा रहा है? संतोष, डरना चाहिए इन्हें। संतोष जी, जी आ रही आवाज मेरी? जी जी बिल्कुल जी। संतोष, आपने सवाल सुना मेरा? सवाल मैंने सुना है आपका कि क्या आप लोगों को डर लग रहा है, हम विधानसभा के बाद बिल्कुल बिल्कुल 2024 में हारेंगे। ये सारी चीजें देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट एक बात है कि ये लोकतंत्र है
लोकतंत्र में भविष्यवाणी केवल समाजवादी पार्टियों तथा कथित राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो बड़े बड़े अपने दावे करती हैं, यही लोग भविष्यवाणी करते हैं। हम लोग कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं, हम यथार्थ में रहते हैं और हमको मालूम है अपने नेतृत्व पर, हमको मालूम है अपने संगठन पर, हमको हमारे नेता नरेंद्र मोदी पे विश्वास है, उनकी कार्यशैली पे विश्वास है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने देश में आम लोगों के लिए, जो हमारी जनता है उनके लिए हमने क्या किया है, हमने देश के लिए क्या किया, ये पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया इस चीज को जानती है। वो 2014 का चुनाव रहा हो, 2019 का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा 2022 का रहा हो, फिर 24 आने वाला रहा हो। मैडम बड़ा स्पष्ट एक बात मैं कहूंगा कि ये लोग गठबंधन, ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। महागठबंधन बना था एक बार, आपने भी देखा होगा महागठबंधन बना था। इनकी विचारधारा अलग अलग है, सबको मालूम है। इनका मकसद नरेंद्र मोदी को हराना नहीं है, इनका मकसद है अराजकता फैलाना, जाति धर्म और मजहब की राजनीति करना, देश में चल रहे विकास के कार्यों में रोड़ा बनना। इनका मकसद कतई नहीं है, इनका मकसद है क्वचा। ये चुनाव जीत जाएंगे, मैं तो ये कहता हूं कि गठबंधन का नेता है कौन, किसके नेतृत्व में ये लोग चुनाव लड़ेंगे? गठबंधन का कौन सा ऐसा नेता है जिसके नेतृत्व में ये लोग चुनाव लड़ने वाला है? किसको अपना प्रधानमंत्री मानते हैं? अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हैं, राहुल जी अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हैं, नीतीश जी अपने आप को प्रधानमंत्री मानती है, ममता जी अपने आप को प्रधानमंत्री कहती हैं। ये जितने घटक दल हैं, जितने लोग जुड़े हैं, ये पहले तय तो कर लें कि हमारे गठबंधन का मैनिफेस्टो क्या होगा, हमारा गठबंधन का मकसद क्या है। इनके पास देश में कैसे डेवलपमेंट हो, हमारे देश के लोगों को कैसे मान सम्मान मिले, हमारा देश कैसे विश्व गुरु बनकर के विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो, इनका कहीं से कोई एजेंडा नहीं। इनका मकसद एजेंडा सिर्फ है कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। भाई हराने के लिए आप कुछ ऐसा रोड मैप तैयार तो पहले करिए, नेता तो पहले चुनिए। हमारे पास नेता है, हम छाती ठोक के कहते हैं हमारे पास नेता है जिसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं, और हमारे नेता ने प्रूफ करके दिया है, नरेंद्र मोदी ने प्रूव कर दिया। हमारे बीच में भाई ने बोला था कि कई जगह हमारे घटक दल है जिनके साथ गठबंधन था, टूट गया। हम गठबंधनों में विचारों से समझौता नहीं करते हैं, हमारा गठबंधन किसी के साथ होगा। अगर हमारी विचारधारा सही नहीं होगी, अगर हमारी विचारधारा पे लोग नहीं चलेंगे, तो कतई हमको गठबंधन सरकार बनाने के लिए करने की जरूरत नहीं है। और आज 3 राज्यों में जो जीत हुई है, चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो, हम तो सबसे पहले वहां की महान जनता को धन्यवाद देंगे, वहां की जनता ने मोदी पे विश्वास किया और मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़कर इतनी बड़ी जीत हासिल की है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि 2024 में 3 राज्य जीत गए हैं, 24 का चुनाव ये हार जाएंगे। अब मैं कैसे बोलूं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज समाजवादी का जो हश्र है मैडम, किसी से छुपा नहीं है। इनके पास न नेता है न नेतृत्व है। जो नेता थे, चलिए ठीक है, आपने पूछा ना कि प्रधानमंत्री बनाम कौन, एक क्वेश्चन मार्क आपने लगाया। मलिक जावेद अंसारी साहब से पूछते हैं। देखिए वो तो सीना ठोक के कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हैं कि हमारे पास तो चेहरा है, हम उसी चेहरे पर हर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आपके पास कौन है, कौन नेतृत्व कर रहा है इसका, किसके पास बागडोर है पूरी? हमारे पास देश की जनता है, हमारे पास मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सेना का गिरता मनोबल है, हमारे पास रेलवे में भर्तियां जो नहीं हो रही वो है। लेकिन प्रधानमंत्री बनाम कौन? हमारे पास प्रधानमंत्री बनाम 20 नेता है हमारे पास ऐसे जो प्रधानमंत्री को पटकनी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने देश के लिए क्या किया? कोरोना में 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, बेरोजगारी में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ गया। अब राजस्थान में इन्होंने वादा किया हम 450 का सिलेंडर देंगे, हम इनका कान पकड़ेंगे, पूरे देश में 450 का सिलेंडर कराएंगे इनसे, जो कि 1200 रुपए का लूट रहे पूरे देश को। पूरे देश में हर मणिपुर जल रहा है। अभी भाई ने मणिपुर का बताया 200 दिन से ज्यादा पार हो गए, कल भी 13 हत्याएं हुई। कौन जिम्मेदार है उसका? हमारे पास कौन? हमारे पास सैकड़ों नेता हैं जो मोदी जी से अच्छा काम करेंगे, देश को बिकने नहीं देंगे। मोदी जी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन देश तो बिक रहा है। 6 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी ये बेच रहे हैं, देश पे 100 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया इन्होंने। क्या बचा है देश में? ठीक है आरिफ जी, सैकड़ों नेता है, ठीक है अंसारी साहब। आरिफ हबीब जी, सैकड़ों नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपके पास, लेकिन सैकड़ों तो प्रधानमंत्री पद पर बैठ नहीं सकते, कुर्सी तो एक ही है, दावेदार भी एक ही चाहिए होगा। वो दावेदार कौन होगा? मैडम एक चीज टोकूंगा जरा आपको मैं। जी संतोष जी बोलिए, एक एक करके प्लीज। आपके पास सैकड़ों नेता है, हजारों नेता, मैं मानता हूँ मेरे भाई। अगर आपके पास इतने सारे नेता हैं, क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी तो अब है नहीं, क्षेत्रीय पार्टी है, तो कम से कम इसके पहले के विधानसभा के चुनाव में
में भी अपनी स्थिति जांच लीजिए। इसके पहले भी समाजवादी के पार्टी ने कांग्रेस के लोगों से हाथ मिलाया था। दो युवराज चले थे, राहुल जी और अपने अखिलेश जी, मोदी को पटकनी देने के लिए। ये सारे सब चीज पूरी दुनिया ने देखा और भारतवर्ष के लोगों ने देखा। हम सिर्फ इनसे एक सवाल कर रहे हैं मैडम, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल इनके करूंगा, इनका मैनिफेस्टो क्या है, इनका नेता क्या है, नेता का है और पार्टी का एजेंडा क्या? 3 सवाल का। ठीक है, पूछते हैं संतोष जी, पूछते हैं, लेकिन आरिफ जी रिटायर हो जाते हैं तो आपके पास कौन से चेहरा? ये देखिए, ये सवाल, ये एक नैरेटिव सेट करना कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं इस लायक, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में जितने लोग राजनीति कर रहे हैं वो सब मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, गवर्नर के और हमारे महामहिम के बनने के लायक हैं। उनके पास एलिजिबिलिटी है, वो नेतृत्व करते हैं, उनके मानने जानने वाले लोग हैं। यह सवाल लोकतंत्र में निराधार है और समय का दुरुपयोग है। नहीं आरिफ जी, बिल्कुल निराधार नहीं है। लड़ाई तो एट द एंड कुर्सी की तो लड़ाई है। ये लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है। कुर्सी को लेके देखिए, टीएमसी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बना दो, अखिलेश यादव के समर्थक कह रहे हैं उनको बना दो, राहुल गांधी खुद को पेश कर रहे हैं। मुस्कान जी, कुर्सी जो है संविधान और लोकतंत्र से तय होती है। अगर लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, तो फिर आप नरेंद्र मोदी जी को बनाते रहिए, आपके यहाँ कोई नहीं है। लेकिन हम तो लोकतंत्र में जीते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं और भारत में बहुत सारे लोग हैं जो भारत का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। या आजादी के पहले और आजादी के बाद अब तक कोई आया ही नहीं नरेंद्र मोदी की जैसा। आप बताओ कि पिछले 10 साल में 2014 भारत का विदेशी कर जो है जी आरिफ जी डबल से भी ज्यादा हो गया है। यही है नेतृत्व क्षमता। बेरोजगार काट छोड़ दी, यही है ना हमारे नरेंद्र मोदी जी की। 5 महीने से मणिपुर अशांत है, यही है नेतृत्व क्षमता मोदी जी। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के कहते हैं कि हमारे पास तमाम लोग हैं। जब हमको बहुमत मिलेगी, जनता हमको मैंडेट देगी, तो लोकतंत्र में बैठ करके हम तय करेंगे हमारा प्रधानमंत्री कौन, जो जनता की भावनाओं को कदर करते हुए देश को चलाने की क्षमता रखता होगा, उसको ही हम चुनेंगे। ठीक है, देखिए संतोष जी, अभी आपको फिलहाल संतोष करना पड़ेगा क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पहले तारीख का ऐलान होगा, हम कब बैठक करेंगे, उसके बाद हम ये भी तय करके बता देंगे। इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर, ये तो अलग सवाल है। लेकिन मलिक जावेद अंसारी, हाँ जी संतोष जी, आती हूँ एक सेकंड जी संतोष जी, 1 सेकंड आती हूँ संतोष जी। देखिए बहुत देर से अंसारी साहब इंतजार कर रहे हैं मेरा। अंसारी साहब, देखिए 2019 में भी एक बार कवायद की गई थी। आप तो मुझसे ज्यादा वाकिफ होंगे इस बात से, लेकिन 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने ये कवायद की थी। फिलहाल वो हाशिए पर चले गए हैं, राजनीति में सक्रिय नहीं है। 2019 के जैसा हर्ष 2024 में ना हो, इसके लिए कि क्या कर रहे हैं आपके नेता, क्या किया जा रहा है? क्योंकि देखिए प्रदेशों से अलग अलग तो आवाज उठ रही है। ममता बनर्जी के समर्थक अपने लिए आवाज उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी को पीएम बनाया जाए। अखिलेश यादव के समर्थक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को बनाया जाए। तो वही राहुल गांधी के समर्थक भाई अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में ये जो आपकी एकता है तितर बितर ना हो, क्या कर रहे हैं इसके लिए आप लोग? देखिए, पहली बात, हर पार्टी चाहती है उसके पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बने, इसमें क्या गलत है? लोकतंत्र यही तो है। तानाशाही थोड़ी है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश जी कहें मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और हम कहें हम प्रधानमंत्री बनेगा। ये अगर आप संविधान पढ़ोगे, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। उसमें लिखा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो चुनेंगे प्रधानमंत्री कौन होगा। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी नहीं है, ये इंडियन डेमोक्रेसी है जो कि चलती है संविधान से। लेकिन भाजपा के नेता जो है वो दिमाग से दिवालियापन उनमें हो गया है। उनको लग रहा है देश 2014 के बाद आजाद हुआ है, मोदी जी ने गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी थी और मोदी जी ने देश को बनाया है, जबकि ये झूठ है। जबकि ये झूठ है, ये इनको भ्रम हो गया है। कांग्रेस पार्टी ही और जो अन्य दल है वही विकल्प है भारत को आगे बढ़ाने में। और ये बार बार कह रहे हैं मोदी जी के सामने कौन, मोदी जी के सामने कौन। मोदी जी के सामने प्रधान भी अच्छा काम कर जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बेरोजगारी कोई देश में प्रधान नहीं चाहेगा कि हमारा देश बिके। मोदी जी देश बेच रहे हैं, रेलवे, पोर्ट, भेल, रेल, गेल सब बेच दिया। तो प्रधान, कोई देश का प्रधान भी होगा वो भी सक्षम है मोदी जी को टक्कर देने में। ये इनको भ्रम है और ये इनका अहंकार है और 2024 में इनका अहंकार टूटेगा और ये इंडिया गठबंधन इनका अहंकार तोड़ेगा। बिल्कुल ठीक है संतोष जी, इस पर आपका जवाब चाहूंगी। पहले देखिए, मैं मैडम एक बात मैं बोलूं, बार बार की देश बिक रहा है, देश बिक रहा है। देश किसको बेच रहे हैं? कौन खरीदार है देश का? जापान है, ब्रिटेन है, जर्मनी है,
दुनिया का अडानी खरीद रहा है देश को, अडानी खरीद रहा है, जिसको पोर्ट बेच रहे हो आप। हैसियत नहीं है जो हिंदुस्तान को खरीद सके। और रही बात नरेंद्र मोदी की देश बेचने वाली बात को बार बार हम चैनल पे डिबेट होता है तो समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से मैं सुनता हूँ कि देश बेच दिया, रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया। आप बिल्कुल चिंता मत करें, देश के जितने बुद्धिजीवी हैं, आपने तो लाल किला भी बेच दिया, डाल दिया। नरेंद्र मोदी पे विश्वास करते हैं, लाल किला नहीं बेचा, डाल दिया। देश बिक रहा है कि मेरे देश का विकास हो रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, दुनिया में क्या सम्मान मिल रहा है देश का। दुनिया में अमेरिका में 97,000 भारतीयों को पकड़ा गया बॉर्डर पे कि वो क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर पे, जा रहे हमारे देश के नागरिक अमेरिका इलीगल तरीके से। सामने कौन है मोदी? अरे भारतीय जनता पार्टी में नेता और कार्यकर्ता और संगठन के हिसाब से चलता है। और हमारे वहां नेता जिसको मान लिया जाता है उसको मान लिया जाता है, पूरी पार्टी और पूरी पार्टी के नेता उसको अपना नेता मानते हैं। हमारे पास नेता है नरेंद्र मोदी है, तो मैं नरेंद्र मोदी की ही बात करूंगा ना कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन है। मैं बिल्कुल कहूंगा नरेंद्र मोदी के सामने आपके पास कोई नेता नहीं है चुनाव लड़ने वाला, ना ही कोई उनका विजन है, ना ही उनका मोदी जी के सामने प्रधान बढ़ रहा है। और आगे बढ़ करके देश बुलंदियों पे जा रहा है, भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भूखमरी में बनाया आपने विश्व गुरु 111 नंबर पे 125 देशों की सूची में। कोई चैलेंज नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत आएगा और सरकार बनाएंगे हम, और सरकार चलाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सरकार चलाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अंसारी साहब एक करके बोलते ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आरिफ हबीब जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। देखिए, संतोष जी अभी कह रहे थे कि देश को आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? क्या जो विदेशी कर्ज है वो डबल करके बढ़ाएंगे, या विदेशों में मणिपुर जैसी घटनाओं को, पहलवान बेटियों जैसी घटनाओं को लेकर के पूरे विश्व में जो भारत का मान घटा है उसको कैसे मेंटेन करेंगे? 45 साल का बेरोजगारी का आंकड़ा कैसे दुरुस्त करेंगे? अपराध पे कंट्रोल कैसे करेंगे? महिला अपराध में भारत विश्व में किस पायदान पे है उसको कैसे घटाएंगे? बढ़ता ही चला जा रहा है। दूसरी चीज, जितने भी संसाधन 70 सालों में सरकारों ने बनाए थे उनको बेचने के अलावा या उनको गिरवी रखने के अलावा सरकार ने क्या किया, किस तरह से भारत को आगे बढ़ाएंगे? कोई एक आंकड़ा तो संतोष जी पेश करें। देखिए, जो 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत है, अगर आप मुस्कान जी गौर करिए तो एग्जिट पोल के पहले तक ग्राउंड लेवल पर या तमाम और न्यूज सर्वे पे कहीं पर भारतीय जनता पार्टी को जीत के आंकड़े की तरफ दिखाया ही नहीं जा रहा। छत्तीसगढ़ में तो लगातार एग्जिट पोल भी बोल रहा था कि कांग्रेस जीत रही है। तो ये जो जीत है, ये कोई भी जनता पचा नहीं पा रही है इस जीत को कि कैसे हो गया ये। जो वीडियो वायरल हुआ था मध्य प्रदेश में हमारे मंत्री जी का, जिसपे साफ साफ लेन देन की बात कनाडा से हो रही थी, वहाँ स्थितियां बहुत खराब थी। तमाम पत्रकारों से मैंने बात की, समीक्षा की। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जनता इसे पचा नहीं पा रही। हालांकि जीत हुई है, जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को अगर आप सुसज्जित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, उसमें उन आंकड़ों को अगर आप, जो आंकड़े हमारे खराब हैं, बेरोजगारी के आंकड़े खराब हैं, कर्ज के आंकड़े खराब हैं, हमारे स्वास्थ्य महकमे खराब हैं, हमारे शिक्षा संस्थान खराब हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिन चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, आप उन एक वादों को बताइए। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? जनता परेशान है आपके वादों से, आपके नारों से। अब चुनाव आप जीतते जा रहे हैं, ये मैं नहीं जान पा रहा हूँ क्या है मायावी। दीजिए ना, जनता को भी तो उम्मीद नहीं दी जा रही है। मलिक जावेद अंसारी साहब, आप तो कह रहे हैं कि एकता है, एकता है, एकता है, आप लगातार यही जिक्र कर रहे हैं पूरे चर्चा के दौरान, तो फिर आखिर ऐसी एंड में नौबत क्या आ गई कि आपको बैठक को टालना पड़ गया जो कल आपने बुलाई थी? क्या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए ऐसे? क्या आपने कहा कि अब बैठक बाद में होगी, बाद में तारीख तय की जाएगी, ऐसा क्या हो गया अचानक से? मैडम, वो इलेक्शन का डेट नहीं थी कि इलेक्शन होना है, डेट टाल दी। बहुत बार तो डेट टल जाती है मीटिंग की, 4 लोग अवेलेबल नहीं है, 2 अवेलेबल नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो छत्तीसगढ़ के रिजल्ट आया है उससे भाजपा वाले बड़े खुश है, लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं है 4.5 करोड़ से ज्यादा वोट हमें भी मिले और 4.5 करोड़ से ज्यादा वोट भाजपा को भी मिले हैं। मार्जिन जो है वो जीत हार का, सीटें इनकी बहुत ज्यादा आई है, सरकार इनकी बन रही है, इनको बधाई हो। लेकिन ये इतने कंजूस लोग हैं, प्राइम टीवी में एक मिठाई का डिब्बा भी नहीं बेच सकते। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है,
एक मिठाई का, एक केक का तो डिजिटल इंडिया है, आप एक केक को ऑर्डर कर सकते हो। जो मीडिया बंधु हमारी खबरें दिखाते हैं, आपकी खबरें दिखाते हैं, उनको कम से कम मुंह तो मीठा कराना चाहिए था। इतने कंजूस लोग हैं, दुनिया के सबसे अमीर पार्टी है। मैडम कहूंगा कि मुझे बताएं ये किससे गठबंधन कर रहे हैं, इनकी विचारधारा क्या है? क्या नीतीश कुमार का बयान ही भूल गए कुछ दिन पहले जो सदन में उन्होंने दिया था? ऐसे लोगों से गठबंधन करेंगे क्या? लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाले में जेल में बंद, जेल से छूट करके आए, उनके ऊपर कौन कौन सा जांच चला, क्या उनके साथ? अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया था, उसको तो आपने मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री ने कहा कि नेचुरल करंट पार्टी है। नीतीश कुमार के बयान को पूरी दुनिया ने देखा है। आप तो गठबंधन कर रहे हो एक नाथ शिंदे के साथ, जिसके ऊपर ईडी के केसेस लगे हुए हैं। आप तो भ्रष्टाचार के जनक हो, आपने तो भ्रष्टाचार को अरे एक एक करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहने वाले आपके सदन में हैं, राष्ट्रपिता तक को कहने वाले आप सदन में, आप क्या बात करते हैं? आप उसके दूल्हे तो है नहीं। और अरे सुनिए ना, एक सेकेंड सुनिए ना, जनता 5 साल तक इंतजार करती है। ये आपके आरोप प्रत्यारोप नहीं सुनना चाहती है वो, कि सनातन धर्म को लेके क्या बोला, श्री राम को लेके क्या बोला, महात्मा गांधी को लेके क्या बोला। जनता विकास चाहती है, विकास पे रहिए ना। आप कह रहे हैं कि भाजपा ने देश को लूटा है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? जनता आप पे कैसे भरोसा करे? क्योंकि विधानसभा की जब तारीखों का ऐलान हुआ, जब वहां एकजुटता दिखाने की बात है, तो साफ तौर पर कहा गया कि ये गठबंधन तो विधानसभा के लिए था ही नहीं। तो जनता कैसे भरोसा करे ना हबीब साहब, ये तो बताइए। बैठक रख दी जाती है, बिल्कुल देखिए हबीब साहब, बैठक रख दी जाती है, डेट को टाल दिया जाता है। ममता बनर्जी की पार्टी ये कहती है कि हमें तो कोई औपचारिक तौर पर बताया ही नहीं गया। जनता कैसे भरोसा करेगी हबीब साहब? मुस्कान जी, बैठक टालने को लेकर के इतना इशू बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि अलग अलग राज्यों के जिम्मेदार लोग उस गठबंधन दल में हैं और सबके कार्यक्रम है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो सबके प्रोग्राम सेट है। अब वो आगे पीछे करके उसको रख लिया जाएगा। बैठक तो होगी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय करेंगे, बैठक में जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, रणनीति सामने आएगी आपकी। ऐसा नहीं है, तो इसको बहुत इशू बनाने की जरूरत नहीं है। सब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यक्रम तय हैं पहले से। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी वजह से बैठक टल गई है तो ऐसा नहीं है कि कोई मतभेद है या बैठक आगे नहीं होगी। बैठक आगे होगी और गठबंधन पूरी तरह से कायम रहेगा, जहां तक मेरी उम्मीद। ठीक है, उम्मीदों पर तो दुनिया कायम रहती है, लेकिन मलिक जावेद अंसारी साहब, जनता भरोसा कैसे करेगी? जवाब मेरा हबीब साहब से भी था, शायद इस सवाल का जवाब वो देना भूल गए हैं, आप दीजिए। जनता बिल्कुल भरोसा करेगी, क्योंकि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम धर्म को धंधा नहीं बनाते हैं। हम चुनाव मुद्दों पे लड़ेंगे और भटकने नहीं देंगे इनको। हम इनसे पूछेंगे कि बेरोजगारी कैसे कम होगी, महंगाई कैसे कम होगी, रोजगार कैसे मिलेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, मणिपुर का मुद्दा कैसे सॉल्व होगा, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। भ्रष्टाचारियों के तो साथ आप सरकार चला रहे हो, तो हम मुद्दों से इनको भटकने नहीं देंगे। जो इन्होंने वादे किए 3 राज्यों में, इनका कान पकड़ के वो लागू कराएंगे। अंत में मैं एक बात बोलना चाहूंगा भाजपा वालों से, इतना गुमान ना कर अपनी जीत पे बेखबर। आज शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चा मेरी हार का है। तो हार को हम हल्के में नहीं रह रहे, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप उसके अहंकार में मत डूबिए। जल्दी आपको सबक सिखाया जाएगा। मुद्दों की राजनीति होगी अगले 6 महीने में। ठीक है, मुद्दों की राजनीति होगी हबीब साहब, लेकिन अगली बैठक कब होगी आपकी और कितना इंतजार करना पड़ेगा तारीखों के लिए, ताकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ जाए? ये तो नेतृत्व तय करेगा, नेतृत्व तय करेगा, जल्दी आपको सूचना मिलेगी। और जहां तक नतीजों की बात है मुस्कान जी, तो 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और अभी 2 राज्य के चुनाव पिछले हुए थे, उसमें भी मुंह की खानी पड़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई हार गया तो उसका सारा सिस्टम खराब हो गया, वो एकदम जनता के भरोसे से नीचे उतर गई। हम जनता के बीच में लगातार हैं और जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भ्रमजाल में न पड़िए। आप भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए हमारे साथ आइए। और जनता आ रही है, आएगी जनता हमारी। अच्छा आरिफ जी, आप भी एकता की बात कर रहे हैं कि हम तो साथ हैं, हम तो साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम तो 80 सीटों पर अकेले तैयारी कर रहे हैं। आप एकता की बात कर रहे हैं, वो अकेले हुंकार भर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, ऐसा है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब प्रदेश स्तर पर संगठन बनाते हैं और जितनी सीटें हैं उन सीटों पर अपना बूथ से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के विधानसभा स्तर तक की तैयारी करते हैं। तो उनकी तैयारी तो 80 सीटों पर रहेगी। लड़ेगा कौन भविष्य में, उसका फायदा गठबंधन दल को मिलेगा।
हम अपनी 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी तैयारी करेगी, आम आदमी पार्टी या जो भी घटक दल है वो अपनी तैयारी तो 80 सीटों पर करेगी ही करेगी। किसको कब कहाँ लड़ना पड़ेगा ये तो गठबंधन जब हमारा तय करेगा तो हाँ उसका फायदा गठबंधन दल के प्रत्याशी को मिलेगा। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा अंसारी साहब से। अंसारी साहब, बड़े नपे तुले शब्दों में हबीब साहब ने अपना जवाब दिया है, लेकिन अखिलेश यादव तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि 65 सीटों पर अकेले हम लड़ेंगे, 15 सीटों में आप भी चुनाव लड़िए, रालोद भी लड़ेगा, जितने सहयोगी दल है लड़ेंगे। बताइए क्या कीजिएगा? ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, इसमें क्या गलत है? और अभी भाई की बात से मैं सहमत हूँ कि आप भी 80 सीट पर तैयारी करेंगे, हम भी करेंगे। कौन सी सीट किसके हिस्से में आएगा वहां पे हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे, भाजपा फहराएंगे, नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। ठीक है, ये तो फिलहाल जनता के हाथ में छोड़ते हैं, लेकिन आपने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहे हैं वैसे सियासत भी गर्म हो चुकी है। मौसम भले ही ठंडा है, लेकिन देश की राजनीति का जो तापमान है वो बिल्कुल हाई हो चुका है। चूंकि लगातार एनडीए के खिलाफ आईएनडीआईए गठबंधन अपना मोर्चा खोले नजर आता है और साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम 2024 में एनडीए को जड़ से हटाने का काम करेंगे। चूंकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल लगातार ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर एनडीए और बीजेपी इस बार चुनाव में जीत गई तो देश में तानाशाही आ जाएगी। इसी तानाशाही को खत्म करने के लिए ये गठबंधन बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इंडिया गठबंधन है वो साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आता है कि हम तानाशाही को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी दल ये कहता हुआ नजर नहीं आया कि वो विकास के लिए चुनाव लड़ेगा, जनता के विकास की बात करेगा। वैसे में जनता को यह तय करना है कि जनता किसके साथ जाना चाहती है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।